हिंदी साहित्य की चुनिंदा खूबसूरत और बेजोड़ कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए मैत्रेयी पुष्पा जी की लिखी हुई कहानी आक्षेप। मैत्रेयी पुष्पा जी की एक अपनी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है और उनको पढ़ने और सुनने वाले उनको चाव से सुनते और पढ़ते हैं। तो आज सुनिए उनकी कहानी आक्षेप। जब रुकमपुर के लिए मुझे तबादले का ऑर्डर मिला तो मैं बौखला सा गया था। उस गांव का नाम सुनते ही बरसों से समेटा मन का साहस और उत्साह डोलने लगा था। धूल धूसरित रास्ता और 4 मील की कच्ची चलाई। कहाँ अभी जहाँ रहता था ठीक सड़क के किनारे था मेरा बैठक। जीप सीधी आकर दरवाजे पर खड़ी हो जाती थी। बस 100 गज की दूरी पर ही रुकती थी। इस गांव में मैंने बड़ा मन लगाकर काम किया था। शायद इसी का इनाम दे दिया मुझे। मिस्टर विशालनाथ, you are transferred to that lonely village. You see, development is must for all villages. अंग्रेजी के इस वाक्य के समक्ष कुछ भी नहीं बोल पाया था। हाथ में वो ट्रांसफ़र ऑर्डर पसीजता रहा था और यस सर कहकर बाहर निकल आया था। जैसे ही अपने बॉस मिस्टर बर्नार्ड के कमरे में घुसा था, मेरा चेहरा देखते ही ऊपर कहा वाक्य उन्होंने मेरी ओर उछाल दिया कि कुछ मेरी जुबान कहने को उठ ही नहीं पाई। पिताजी की बात बार बार याद आ रही थी। विशाल, अरे यार, यहीं कहीं नौकरी खोज लो, कहाँ कहाँ भटकते फिरोगे। लेकिन गांवों की सेवा करने और वहाँ जीवन बिताने का जुनून जो मेरे सर पर इस कदर सवार था कि उनकी बातें मुझे बिल्कुल थोती लगी थी। मैंने उन्हें यूं ही हवा में उड़ा दिया। ग्रामीण मिट्टी के आकर्षण की अपेक्षा मुझे शहरी सुख सुविधाएं नगण्य लगी थीं, सो चल दिया गाँव की ओर। मेरा युवा मन एक पल को निराश होकर फिर उत्साहित हो उठा था। एक चुनौती समझकर रुकमपुर जाने का इरादा कर लिया था। कुछ नहीं तो साइकिल तो कहीं गई ही नहीं, वो तो कच्ची पगडंडी पर भी चली जाएगी। वही हुआ। ऑफिस में ही खड़े ग्राम प्रधान मिल गए थे। मेरे साथी ने मेरा परिचय उनसे करा दिया था और उन्हीं के साथ साइकिल लेकर मैं उस ओर निकल पड़ा। जलपान के पश्चात वे ही मुझे अपने साथ गांव की परिक्रमा सी करा रहे थे और उसी बीच कई कमरे दिखाते जा रहे थे। वे बैठक नुमा कमरे थे, अर्थात हर घर के मेहमान खाने जो कुछ ही घरों के बाहर बने थे। कौनो कमरा चुन लो बाबूजी, जौन अच्छो लगे उतई रहबे को प्रबंध हो जाई है और खावे पियो की कौनो चिंता न करियो आप। ये आप लोगों के उठने बैठने के कमरे हैं। मैं जिस किसी का भी कमरा लूंगा उसे असुविधा तो होगी ही। कैसी बात करत हो बाबूजी, आप अपनो घर बार छोड़ के हमारे भरोसे तो आए हो, जे तो हमारो फर्ज है। भोले भाले ग्रामीणों की यही बातें तो मुझे चुंबकीय शक्ति से गांवों की ओर खींचती रही हैं। शहरी सभ्यता के दासत्व में हम क्या अपना ड्राइंग रूम किसी को रहने के लिए दे सकते हैं? यदि 10 मिनट भी कोई आगंतुक अधिक बैठ जाए तो हम घड़ी देखकर अपना समय नष्ट होने का आभास उसे कराने में नहीं चूकते। कैसी असुविधा की दुविधा में पड़े हम उसके जाने की प्रतीक्षा करते हैं। मैंने जिस कमरे को चुना था वो घर रमिया का था। रमिया के घर की बैठक ही मेरे रहने का स्थान बनी। ठीक है बापूजी, खान पियन की परेशानी नहीं हुई है, वो रमिया है ना, आपको खानो बना देव करी है। मैं स्वयं खाना बना लूँगा, आप लोगों को परेशान थोड़ी करने आया हूँ। कैसी बात करो तो बाबूजी, अरे परेशानी काय बात की, कहकर प्रधान जी मुझे आश्वस्त करने लगे। मैंने रमिया को अभी तक नहीं देखा था। बहुत थक चुका था। कपड़े के जूतों का रंग धूल के रंग का हो गया था। बीच में साइकिल से उतरकर पैदल भी चलना पड़ा था। खैर, फिर भी पहले सामान खोलकर मैंने करीने से लगा दिया। बैठक की 2 किवाड़ घर अलमारियों में नहाने की इच्छा जाहिर की तो प्रधान जी ने 2 साधन मेरे सामने रख दिए। कुआं वो घर के द्वार पे है बाबूजी, जगत पानी खींच दही है और घर के भीतर बरमाऊ लगो है। शहर के मानस तो भीतर घुस के ही नहाते हैं, कहकर प्रधान जी मुस्कुराने लगे। मैं बाहर नहाने की सोच भी नहीं सकता था। अब तक जहाँ रहता था वो सरकारी बिल्डिंग थी। मेरे कमरे में लगा ही गुसलखाना भी था। मैं घर के अंदर ही नल पर चला गया। आंगन में नल था, उसके चारों ओर की जमीन पक्की थी, सीमेंट लगी हुई, बिल्कुल चिकनी। जगत ने 2 बाल्टी पानी निकाला और बाहर हो लिया। धूल पसीने से लथपथ मैं शरीर पर पानी डालकर साबुन लगा ही रहा था। आंखें साबुन के फेन के कारण बंद कर रखी थी। तभी कानों में हंसी की ध्वनि गूंजने लगी, जैसे किसी ने अनगिनत कांच की चूड़ियां पक्की जमीन पर बिखेर दी हों। मैंने साबुन लगे मुंह से ही आंखें खोल दी। देखा सामने एक अति रूपवती नारी खड़ी है। झट से आंखें मैंने बंद कर लीं क्योंकि साबुन चिनमिनाने लगा था। जे बाबूजी तो घर में जनी की तरह नहा रहे हैं, हे कहकर वो हंसे जा रही थी। मैं सकुचाकर आधा हो गया।
कैसे कपड़े बदलूंगा, जाने अभी तक गई कि नहीं। जल्दी से मैंने मुंह पर पानी डाला, लेकिन ये देखकर सुकून मिला कि वो जा चुकी थी। बैठक में घुसा तो चाय लिए खड़ी थी, पीतल के पिच के गिलास में ऊपर तक भर के। शायद हाथ जल रहा होगा, इसलिए कपड़े के चिकट काले टुकड़े से पकड़े हुए थी। बाबूजी चाय। कपड़े समेत ही मुझे जल्दी से गिलास पकड़ा दिया। इतने में प्रधान जी भी आ गए। शायद वे चबूतरे पर बैठे मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे कि मैं कब नहाकर निकलूं। जा रमिया है बाबूजी, कौनो परेशानी नहीं होने देइए आपको, ऐन समझदार है। मैंने इधर उधर देखा, वो जा चुकी थी, लेकिन जितना भी मैं उसे देख सका उसका रूप अवश्य मुझे चकित कर गया। इतनी रूपवती नारी इस गांव में। काय बाबूजी, शादी भई कि नहीं, प्रधान जी पूछ रहे थे। नहीं, अभी अकेला ही हूँ, घर में माँ बाप हैं। मैंने उनके अगले संभावित प्रश्न का उत्तर भी दे दिया। बाबूजी, एक बात बताए देते हैं हम आपको, जरा रमिया ते नेक सावधान रहियो। ऐसा क्यों? मैंने सोचा खतरनाक औरत होगी। बाबूजी, घबरावे की कोनो बात नहीं। वैसे तो सब तरह से भली है, पर निछुद्दर है ससुरी। अब शर्म खोल के का कहें आपसे, इते उते मुंह मारत फिरत है। मैं उनका इशारा समझ कर सकते में आ गया। कैसा गलत घर चुन लिया मैंने, कैसे रहूंगा। शाम घिर आई थी। मैं सोकर उठा तो कुछ ताजगी सी महसूस कर रहा था। गांव में सबसे परिचय करने चल दिया। इस गांव का ग्राम सेवक था मैं। खाद बीज के विषय में बातें की लोगों से, साक्षरता अभियान कैसे आरंभ किया जाए सलाह मशवरा किया नवयुवकों से, बैंक से ऋण मिलने में क्या क्या परेशानियां होती हैं उन्हें हल करने का आश्वासन देकर अपने कमरे पर लौट आया। पौर में घुसते ही आंगन में बने चूल्हे के पास बैठी वो साफ दिखाई दे रही थी। लालटेन की मध्यम रोशनी में उसके मुंह की रंगत नारंगी हो उठी थी। वो मुंह नीचे झुकाए कटोरदान में रोटियां गिनने में तल्लीन थी। तब करीब 27-28 साल की रही होगी वो मेरे अंदाज से। मेरी आहट पाते ही खाना परोस कर कमरे में ले आई। मैं जूते खोल रहा था, झुके झुके ही कह दिया, मेज पर रख दो। वो खाना रखकर तुरंत अंदर चली गई। मैं नल पर हाथ धोने गया तो नल चलाने आ गई। उसका निश्चल निष्कलंक मुख कैसी अपूर्ण गरिमा से दीप्त था। फिर क्यों ग्राम प्रधान ने उसके लिए ऐसे कहा था? क्यों परिचय के समय ये सुनकर कि मैं रम्या के घर जा रहा हूँ कुछ लड़के आपस में अभद्र इशारे करके हंस पड़े थे? बड़ी उलझन में पड़ा खाना खाता रहा। सोचा कि जगह बदलने को कहता हूँ तो ये निर्दोष क्या सोचेगी जो इतनी तन्मयता से मेरी सेवा में लगी है। थोड़ी देर में एक 8-10 बरस की बच्ची दोबारा रोटी की पूछने आ गई। पता चला कि रमिया की बहन थी, साथ ही रहती थी। नाम था द्रौपदी। रमिया के यहाँ बच्चा तो कोई दिखा नहीं। उसके यहाँ कभी बच्चे का जन्म हुआ कि नहीं ये भी मैंने नहीं पूछा। एक दिन जब मैं शहर से लौटा तो रमिया घर में नहीं थी। द्रौपदी ने ही मुझे खाना परोसा। अपनी बहन की तरह ही बड़े जतन से एक एक चीज के लिए पूछती जाती और लाती जाती। मैंने उसी से पूछा, तुम्हारी दीदी कहाँ है? आपको नहीं मिली बाबूजी, शहरी तो गई हैं यशोधन मास्टर के संगे। मेरा संशय अकुआया सा हो उठा। कहीं तो आग होगी ही, नहीं तो धुआं कैसे उठेगा। खैर मैंने सोच लिया, मुझे क्या पड़ी जो उसके बारे में सोचूं। ज़्यादा से ज़्यादा डेरा बदल लूँगा। जब वो लौट कर आई तो मैंने कुछ नहीं पूछा, वही बताती रही। आज हम मास्टर के संगे चले गए थे शहर। का करते बीमार रहते सो हमें संगे ले गए। हमारी जानकारी है ना डाकघर से। मैंने सोच लिया बहाना गढ़ लिया है तो गढ़े। मैंने कौन सी सफाई मांगी थी इससे। मैं इस गांव के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा था। सारे सारे दिन किसानों के साथ खेतों का निरीक्षण करता घूमता। कहीं फसल में कीड़ा तो नहीं लगा, खाद समय पर डाली है कि नहीं, एक एक किसान से पूछता। ऋण दिलवाने के लिए भागदौड़ करता। उसकी परेशानियां सरकार तक पहुंचाने का भरसक प्रयत्न करता तथा नए तरीके से खेती करने के आयाम उनके सामने खोल कर रखता और उस पगडंडी पर अंगुली पकड़कर उन्हें चलाने की कोशिश करता। फिर भी अक्सर उन्हीं में से कोई न कोई मुझे अपने ऊपर निंदित उच्छृंखल दृश्य फेंकते दिख जाता तो अंदर से मेरा मन कसैला हो जाता था। फिर सोचता, क्यों रहता हूँ मैं इस बदनाम औरत के घर, छोड़ क्यों नहीं देता ये जगह। पर रमिया की आकृति देखते ही वो सब भूल जाता कि पीछे कैसी विकट स्थिति झेली है मैंने। दूध धुला सा निश्चल भाव समेटे उसका चेहरा मेरी राह रोक कर खड़ा हो जाता। कैसे जाऊं कहीं और। कुछ भी सुनकर यहीं रुकने का दृढ़ निश्चय कर चुका था, लेकिन उस रात की घटना ने मुझे फिर झकझोर कर रख दिया था। वो रात भर नहीं आई। मैं अपने कमरे का उसके घर में खुलने वाला द्वार अक्सर बंद कर रखता था, लेकिन फिर भी किसी तरह की आहट होती तो मुझ तक आ ही जाती थी।
रात भर मुझे नींद नहीं आ सकी। रम्या सुबह लौटी तब मुझे झपकी लग चुकी थी। लेकिन बाबूजी चाय, उसके शब्दों से ही मेरी आंखें खुल गईं। देखा कि खिड़की से धूप मेरे कमरे में प्रवेश कर गई है। मैं उससे बेहद नाराज था, फिर भी अनचाहे दृष्टि उसकी ओर उठ गई। गहरी खरोंचों के अनगिनत निशान थे उसके मुंह पर, बाहों पर, पांवों पर। जिधर नजर जाती उधर ही देखकर मैं घबरा उठा। ये क्या हुआ? चोट कैसे लगी है इतनी? क्या बताएं बाबूजी, जा गांव के बदमाश लड़कन की करतूत है जा। वो बहुत ही उदास थी। क्या कह रही हो? रात भर नहीं लौटी तुम? तुम्हारी बहन भी द्वार का ताला लगाकर न जाने कहाँ चली गई। मैं अकेला तुम्हारा घर रखाता रहा। मैं बहुत क्रोधित था। अरे जा, घर में का धरो है बाबूजी जो रखवारी करनी पड़े। सच सच बताओ, रात में कहाँ थी? अब मैं एक पल भी तुम्हारे यहाँ नहीं ठहरना चाहता। जाने किस बुरी घड़ी में मैं यहाँ आ गया था। ना ना, ऐसा ना करियो बाबूजी, आपसे बड़ो सहारो है हमें। आपको देख के हिम्मत बांधे हैं हम। बोलो कहाँ थी? मैं चाबुक सा प्रश्न बरसाता रहा। वो कुछ नहीं बोली, चुप ही रही। मेरा गुस्सा और बढ़ने लगा। फिर गांव वाले ठीक ही कहते हैं, रमिया तुम्हारे लक्षण ही ऐसे हैं, फिर बदनामी क्यों नहीं होगी? आप तो ना बोलो बाबूजी ऐसे। अबे बताए दे, नंबरदार के घर हते हम। मैं समझ गया, ये इस तरह की गड़बड़ रोज करती होगी। किसने बुलाया था तुम्हें वहां? क्या कर रही थी उनके घर में? काऊ ने नहीं, हम तो खुद ही गए थे। कितने बीमार हैं वे बेचारे, अकेले हैं, को पानी देवे बारो नहीं आ। भट्टिन बुखार में तप रहे। का करते बाबूजी, हम रात भर पानी की पट्टी माथे पे धरत रहे, घोड़े दाबत रहे, काढ़ो बना के पियाउत रहे। पर का करे जा गांव की गुंडागर्दी को। छत पे चढ़ के पत्थर बरसाए हैं, सीटी मारी है बाबूजी। बातो नंबरदार पे बरसत पत्थर हम ही झेल रहे, नहीं तो बड़े चोट आउते उन्हें। काका गलीच नहीं बको बाबूजी हमारे लाने, कहकर वो हिचकी बांध कर रोने लगी। मैं पसीज उठा था, फिर भी उसकी मूर्खता पर खींचती मुझे। तुम्हें क्या पड़ी थी जो तुम दौड़ी गई उनके यहाँ? का करते हम, वे अकेले हैं, मर जान देते उन्हें। अरे अपने जमाने के बड़े अच्छे अच्छे काम करे हैं उनने। हमारे ससुर बताऊ थे कि नंबरदार गरीबन को करेजा के लगा के रखन हते। भीड़ लगी रहत थी उनके द्वारे। आज निबल हो गए तो को पास नहीं फटकत उनके। घर में और नहीं है कोई क्या? है काहे नहीं, सबको हुए हैं, चारी सारी लड़का हैं। पर का करें, सबके सब अपनी अपनी दुल्हन लेके नौकरी पे निकल गए। इन्हों को बहुत बुलाउत हैं, पर जे देहरी की मोह ममता तो छोड़ नहीं पाउत। हमसे जितनी चाकरी बन जात है कर देते हैं। को कुछ कहे हमें नहीं फर्क पड़त है बाबूजी। वो एक पल में ही जी हल्का करके सब कुछ भूल गई। इस घटना के विषय में तो पूरी तरह समझा दिया मुझे। मैं भी उसकी हर बात से सहमत हो गया। नंबरदार क्या वो चाहे जब रुक जाती। वे वृद्ध तो थे, लेकिन कदघाटी लंबी सीधी चाल को देखकर ऐसे वृद्ध नहीं दिखते कि कोई गलत दिशा में सोच ही ना पाए। फिर एक दिन गांव में कानाफूसी होने लगी। सुना कि आज शेरखा के साथ चली गई हाट बाजार करने। गांव का नामी गुंडा, छठा बदमाश माना जाता था वो। लेकिन रम्या न जाने क्या सोचकर उसके साथ होली। मैं गली से जा रहा था कि तीर सा वाक्य मेरी ओर किसी मस्खरे ने उछाल दिया। काय बाबूजी, संभाल नहीं पाए सो फिर रही है घाट घाट। इस दोहरे प्रहार को सुनकर मैं तिलमिला उठा। वहीं से आगे जाने की बजाय घर की ओर उल्टा लौट लिया और अपना सामान बांध लिया। इससे अधिक सहने की शक्ति मुझ में नहीं थी। सोचा आज आ जाए रम्या, फौरन प्रधान जी के कमरे में चला जाऊंगा, सारे झंझट खत्म हो जाएंगे। वो रात गए लौटी। मैं तो उसकी प्रतीक्षा करके थक गया था। घर में घुसी ही थी कि मैंने पुकार लिया, रम्या पहले इधर आओ, मैं जा रहा हूँ। कितने बाबूजी? कहीं भी, जहाँ चाहूँगा वहाँ। तुम तो इस गांव में बदनाम हो ही मुझे भी अपने साथ घसीट रही हो। रोज कहीं ना कहीं गायब हो जाती हो। मैं देख नहीं रहा क्या? तुम अच्छी औरत नहीं हो रम्या, पर मुझे क्या लेना देना तुमसे। बाबूजी अपनी ही कह चाहिए, कुछ हमारी ही सुनी हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं सुनूंगा, गढ़ दो कोई कहानी, मैंने वितृष्णा से कहा। बाबूजी कौनो कहानी नहीं, सब सच्ची बात है, बिल्कुल सच्ची। हम का मानत नहीं है कि शेर खां गुंडा बदमाश है। पर देखो तो बाबूजी, बाकी जोरू अबे एक महिला पहले गुजर गई, 2 छोटे बच्चा छोड़ के। एक तो दूध पियत बच्ची है। बाबूजी वह अकेलो अपने बच्चा नहीं पाल पा रहे हो। सो बाबूजी सेरा दुखी होके मोंडी को शहर के कंजरन देन जा रहो हतो। बहुत रो रहो हतो बाबूजी। हम तो बई के रोकत रोकत रास्ता भर समझाउत चले गए कि हम पाल दही है तेरे बच्चा सेरा, आज से इनकी माँ हम हैं रे, हम हैं, मान तो सही। बड़ी मुश्किल से लौटा लाए बाए। मैंने देखा द्रौपदी की गोद में छोटी सी बच्ची थी और रम्या की उंगली पकड़े करीब 3 साल का बालक टुकुर टुकुर कभी मुझे देख रहा था, कभी रम्या को। उसके बाद
रमिया का आना जाना शेरा के घर भी हो गया रात बिरात। मैं कह नहीं सकता कि शेरा अपने बच्चों की धाय बनी इस स्त्री से कैसे पेश आता होगा, लेकिन शेरा के जीवन के वे कठिन क्षण जरूर बांट लिए थे रमिया ने। एक दिन यूं ही पूछ लिया मैंने, रमिया तुम अपने पति के साथ चली क्यों नहीं जाती? यहाँ 100 बवंडर खड़े करती रहती हो। कैसी बातें करत हो बाबूजी, ससुर की देहरी छोड़ के चले जाएं? वे हमारे धर्म पिता कितने प्यार से ब्याह के ले आए थे हमें, उन्हीं को घर वीरान कर जाएं? फिर तबादला भी तो हो सकता है रामेश्वर का, प्राइमरी स्कूल तो यहाँ भी है। मैंने दूसरी युक्ति सुझाई। कैसे करा लें तबादलो, आप ही बताओ। वो हैं सीधो साधो मिट्टी के माधो, ना जाने कैसे मास्टरी करत हैं। हमने ही प्रधान जी से बात करी थी, सो कहत हते 5,000 लगी है। बाबूजी इतो ही हो तो चंपाराम और कुंदनिया भूखे न मर रहे होते। एक और पहली बिखर कर बैठ गई रमिया। ये चंपाराम कुंदनिया कौन है? मैं पूछ रहा था। चंपाराम पंडित है बाबूजी, उनको ब्याह ही नहीं भयो, सो बाल बच्चे नहीं। कुंदनिया बुआ उनकी ही बाल विधवा बहन है। विधवा भई तो भाई की रोटी बनाउन यहाँ चली आई, फिर आज तक सासरे ही नहीं गई। इनके भतीजन ने सब जमीन अपने नाव करा ली बाबूजी। जब तक जमीन नाई कराई हती सो अपने संग रखत हते। जायदाद लेबे पीछे को पूछत है बुढ़ापे में। अब को रोटी नहीं दे सकत उन्हें। जो कुछ हमसे बन परत है कर देते हैं बाबूजी। आपसे पहले बेई तो सोउत हटे हमारे बैठका में, हम अकेले हते ना बाबूजी। सुनकर मैंने सोचा ये औरत दुनियादारी से कतई अनभिज्ञ है। सबका ठेका क्या इसी ने ले रखा है? आज के जमाने में हम इसे क्या कहेंगे, मूर्ख और क्या। गांव वाले तुम्हारे विषय में जो कहते हैं उसका पता तो है ना तुम्हें? मैंने गहरी निगाह उसके चेहरे पर गड़ा दी। पतो काय नहीं आ, चरित्र खराब समझत है जई ना। वो निरीह भाव से बोल गई। किन्हीं दिनों लक्ष्मी नारायण रम्या के सौंदर्य के दास हुए उनकी गली के अनगिनत चक्कर लगाया करते थे, लेकिन ये अनुपम सुंदरी उन्हें फटकार बैठी। खिसिया कर लक्ष्मी नारायण सबसे कहते फिरे थे, मरद तो घर पे रहत नहीं आ, सो हमें बुलाउती। हमाओ का कसूर, दुनिया के आगे आंखें दिखाउत हैं। लेकिन जब उनके छप्पर में आग लगी तो ये मूर्ख औरत सबसे पहले बाल्टी भर भर आग बुझाने में लगी थी। आग की लपटों में अंदर घिरे लक्ष्मी नारायण को बाहर निकालने की हिम्मत कोई नहीं कर पा रहा था। जान सबको प्यारी थी। रमिया ही आग में झुलसती उन तक पहुंच गई और बाहर खींच लाई। सभी ने यही कहा था, पुराना याराना था, बचाती कैसे नहीं। ये वाक्य अंदर तक मेरा मन छीलता चला गया था। लगा मैं यहाँ क्यों आया। ग्रामीण भोले भाव जिन्हें मैं कलेजे से लगाए था आहत हो होकर गिरते जा रहे थे। शहर और गांव में अब अंतर रह ही कहाँ गया है। एक सी मानसिकता व्याप्त है हर जगह। शहर में मोह ममता खोजे नहीं मिलते और गांव के इस मोह को क्या नाम दें जो सीधे सोच ही नहीं सकता। बड़ी वित्रषा भर गई मेरे मन में। जगह की कड़वाहट कैसी होती है मैंने अपने हलक के थूक से महसूस कर ली थी। हार कर उसी को फटकारने लगा। खबरदार जो अब कहीं गई, सुनती ही नहीं तुम। अब एक पल भी नहीं ठहरूंगा तुम्हारे घर। नहीं बाबूजी, आप ना चाहिए। धन भाग जो आप हमारे आए। हमारी रातें सुरक्षित हो गईं बाबूजी। अब द्वार की साकल रात गए को नहीं बजाऊत, खुसुर फुसुर को आवाज नहीं देत। बाबूजी आपके पांव पड़त हैं। कहकर मेरे पांव पकड़ लिए। अंदर की करुणा आंखों से बहने लगी। मेरी आंखें नम हो आईं। अब कितहु नहीं जाइए बाबूजी, हम बिल्कुल कितहु नहीं, उसने प्रतिज्ञा ली। लेकिन देखता कि नंबरदार के घर, शीरा के घर, चंपाराम के पास लक्ष्मी नारायण के चले जख्मों की खबर लेने वो किसी पल चली जाती और तुरंत लौट आती। मैं मन महसूस कर रह जाता, ये नहीं मानेगी। एक दिन नंबरदार के घर देर लग गई। घर में घुसते मैंने प्रश्न किया, कहाँ गई थी? मानती नहीं हो तुम और मेरा पीछा भी नहीं छोड़ती। बाबू जाने चाहो तो बेशक चले जाओ, हम तो आपको बदनामी ही दे सकत। पर बाबूजी जामे हमाओ दोस्त नहीं आ, सब हमारी माँ को दोष है। बई ने हमारे मन में परमारथ कूट कूट के भर देऊ और बई अप्सरा सी सुघड़ माँ को रूप दे देओ। हमें राम जी ने का करें, जे दो खोट जुड़ गए बाबूजी, नहीं तो का ऐसो हो तो। अब नहीं जइए काऊ के घरे, चाहे मरे। मैं देखता रहता। अब वो कहीं नहीं जाती थी। अनमनी सी अपने घर की झाड़ू बुहारी में लगी रहती, खाना बनाती रहती और शेरा के बच्चों को अपने यहाँ ही पालती रहती। अफवाहें बंसी हो गई थी। मैं भी शांत मन अपना काम करता था। घर से माँ की बीमारी का पत्र आया। मुझे तुरंत ही जाना पड़ा। पिताजी काम से बाहर गए थे, इसलिए मैं जल्दी लौट भी नहीं सका। माँ की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। मैं इलाज के लिए भाग दौड़ कर रहा था और पिताजी के आने का एक एक क्षण इंतजार कर रहा था। लेकिन जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया।
माँ चल बसी, पिताजी नहीं आ पाए। मैं खूब रोया था। चाहे रहता कहीं था, माँ की परछाई का आभास मुझे सदैव अपने साथ बना रहता। इस सदमे को बर्दाश्त करते हुए मुझे रम्या कई बार याद आई थी। वो कैसे सारी विषम परिस्थितियों की मार सह लेती है। पिताजी ने ये कह नौकरी छोड़ देने को कहा था। बहुत रोका था मुझे, लेकिन मैं फिर उसी गांव के रास्ते चल दिया। रम्या के विषय में सोच रहा था कि वही मेरी टूटी हिम्मत बंधाएगी। घर मिलेगी तो कैसे आंसुओं का बांध रोक पाऊंगा। गांव का सीवान पास आता जा रहा था। रेतीले रास्ते पर साइकिल की चेन उतर गई। उसी को चढ़ा रहा था कि मेरी निगाह कहीं दूर जाकर टिक गई। देखा कोई औरत चली आ रही है। साइकिल की चेन चढ़ा चुका तो आगे बढ़ा। मेरे और उसके बीच का फासला सिमटने लगा। स्त्री के कंधे पर एक बच्चा बैठा था। निगाह पहनी करके देखा तो लगा जैसे रम्या हो। पास आती गई, हाँ वही तो थी। रम्या के कंधे पर उन्हीं ठाकुर साहब का बेटा बैठा था जो उसकी बदनामी की कहानियां गढ़ने में महारत हासिल कर चुके थे। वो तेज चाल से चलते हुए मेरे करीब आ गई। अरे बाबूजी, सब ठीक तो है? बहुत दिन लगाए दिए। उसकी चहकती आवाज़ शिकायत में बदल गई। रम्या, बस ऐसा ही कुछ हो गया था, कहकर मेरा गला भराया। अरे ऐसो का भयो बाबूजी? कुछ रुक कर बोली। बाबूजी, जे मुन्ना बीमार है, जाके इंतान के पर्चा हैं, और जाके पिता बाहर गांव गए हैं। बेचारी माँ हती अकेली, बहू बुखार में पड़ी घबराए रही। सो बाबूजी हम जाए कंधा पे लए चले आए। पर्चा छूट जातो तो साल बर्बाद हुई जातो। हम अब्बे आए लौट के, कहकर वो तेज कदमों से चली गई। अभी आप सुन रहे थे मैत्रेयी पुष्पा जी की लिखी हुई कहानी आक्षेप। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, सुंदर हो।